जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट परीक्षा का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 8 फरवरी को यह एग्ज़ाम होना है। और हमारी जो क्लास है हमने पहले ही बताया था कि ये यूपी टेट, सीटेट या किसी भी स्टेट टेट के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ज़रूरी है। तो सभी लोग जिसको यूपी टेट, सीटेट या अन्य टेट की तैयारी करनी है वो इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ की ये हमारी 15वीं क्लास है। इसके पहले हमने घन और घनमूल देखा था। आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है क्षेत्रमिति का टॉपिक। आज से हम लोग जो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में आयत, वर्ग और कितने प्रकार के होते हैं, वृत्त पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, घन और घनाभ पढ़ेंगे, घन और घनाभ पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा आज का टॉपिक हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है, त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजाएं। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हों? तीन भुजाएं हों। ऐसी आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ये हमारी एक भुजा, ये दो और ये हमारी तीन भुजाएं। त्रिभुज में अगर देखें तो तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होती है? तीन कोण। एक ये हमारा कोण हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज का हम नाम दे दें ए बी सी, तो तीन भुजाएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी भुजा हमारी ए बी, दूसरी भुजा हमारी बी सी और तीसरी भुजा हमारी हो जाएगी सी ए। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक कोण हमारा कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, बंद आकृति, त्रिभुज कैसी है? बंद आकृति हो, बंद आकृति हो और कितनी भुजाएं हो? तीन भुजाएं हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर हम देखें त्रिभुज के प्रकार कि त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखें तो सबसे पहला हमारा एक त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर। अगर हम देखें त्रिभुज के प्रकार में हम दो प्रकार से देख सकते हैं कि त्रिभुज हमारे प्रकार में दो प्रकार हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, दूसरा होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक हमारा क्या हो गया? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, दूसरा हमारा हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हमने जैसा कि बताया कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। तो सबसे पहला प्रकार होता है कि जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है? बराबर है। तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हों, अर्थात बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखें, मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए, तीनों की जो भुजाएं हैं वो क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तीनों की भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसमें अगर देखें
तो कितने कोण हैं? एक कोण हमारा ए हो गया, दूसरा कोण हमारा बी और तीसरा कोण हमारा सी। तो याद रखेंगे जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है और तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाओं के सामने जो कोण होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोणों का मान होता है वो कितना होता है? 60 अंश होते हैं। ये हमारे कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। ये कोण भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। और ये कोण भी कितने अंश का? 60 अंश का होगा। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखेंगे तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। साथ ही साथ तीनों कोणों का मान भी क्या होता है? बराबर होता है। और कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर हमें निकालना हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है कि √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज के परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि भुजाओं का योग कितना है। क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा। क्या लिख सकते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 3 गुणे भुजा। तो ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब है कि सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। सभी कोणों का मान कितना होता है? 60 अंश होता है। क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का स्क्वायर। और परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा। ठीक। इसके बाद भुजा के आधार पर जो हमारा दूसरा प्रकार है, जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब है, सम मतलब बराबर, द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उन्हें हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी और सी। इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी हमारा बराबर है ए सी के। इसका मतलब है कि जहाँ पे जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ए बी के सामने वाली भुजा, ये हमारी क्या है? ए बी के सामने वाली, सॉरी, ए बी भुजा जो है इसके सामने वाला जो कोण है, कोण सी, कोण सी। और ए सी जो है हमारा, ए सी के जो सामने वाली भुजा है कोण बी, कोण बी, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो याद रखेंगे अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो याद रखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके आमने सॉरी जिसके दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका अगर हम क्षेत्रफल का फार्मूला देखें तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। लंब की बात करें तो ए से अगर हम एक लंब डाल दें बीसी वाली भुजा पर, ए से अगर हम एक लंब डाल दें बीसी वाली भुजा पर, ये हमारा हो गया एडी। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार हमारा क्या है? बीसी, आधार हमारा क्या है? बीसी। तो हो जाएगा 1/2 गुणे बीसी और लंब हमारा कितना हो गया? एडी। तो ये हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला 1/2 गुणे बीसी गुणे एडी। बीसी क्या है? आधार है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, अर्थात जो असमान भुजा है। और दूसरा हमारा क्या हो गया? लंब। ठीक। अगर इसका हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगर हम भुजाओं के आधार पर तीसरा प्रकार देखें तो तीसरा प्रकार होता है
विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो असमान है। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है, तीनों भी भुजाओं में बराबर कोई नहीं है। तो मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें से मान लेते हैं ए बी की जो लंबाई है वो है ए, बी सी की लंबाई बी और सी की लंबाई कितनी है? सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे भी वही फार्मूला, यहाँ से एक लंब डालेंगे हम आधार वाली भुजा पे, मान लेते हैं हमारा डी है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब अर्थात एडी। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हमारे तीन हो गए भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, जिसमें समबाहु तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों। इसके बाद अगर हम देखें तो कोणों के आधार पर भुजाओं त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार देखें तो सबसे पहले एक हमारा जो हो जाएगा त्रिभुज, जिसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या होंगे हमारे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब है कि देखिए कोण हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है जिसका मान जो है वो 90 अंश से कम हो, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 से कम हो, ऐसे कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा हमारा होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसका मान जो है वो 90 के बराबर हो। और तीसरा हमारा होता है अधिक कोण, अर्थात ऐसा कोण जिसका मान जो है वो 90 से ज्यादा हो। ठीक, तो कोण हमारे कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक हमारा हो गया न्यून कोण, दूसरा हमारा हो गया समकोण, और तीसरा हमारा हो गया अधिक कोण। तो अगर हमारे कोण तीन प्रकार के हैं तो कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुजों का प्रकार देखें तो कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे? तीन प्रकार के त्रिभुज हो जाएंगे। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के त्रिभुज, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोणों का मान, जिनके तीनों कोणों का मान कैसा हो? न्यून कोण हो। कितना हो? 90 अंश से कम हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण भी हमारा 90 अंश से कम है, ये वाला कोण भी 90 अंश से कम है, और ये वाला कोण भी 90 अंश से कम है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान क्या हो? 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान क्या हो? 90 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान क्या हो? 90 अंश से अधिक हो, अर्थात अधिक कोण हो, तो इसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के? न्यून कोण, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग क्या हो? तीनों कोणों का मान क्या हो? न्यून कोण हो, अर्थात 90 अंश से कम हो। समकोण में एक कोण हमारा कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। और अधिक कोण में क्या हो? एक कोण हमारा क्या हो? 90 अंश से ज्यादा हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब इस पे मान लेते हैं एक सवाल देख लेते हैं कि मान लीजिए कहा जाए, एक सवाल है कि अगर एक त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार कितना है क्रमशः? ऊंचाई और आधार क्रमशः है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई का मतलब है लंब कितना है? 6 सेंटीमीटर,
और आधार दिया है, आधार का मतलब है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हल कर लेंगे, 1/2 गुणे आधार 5 है, ऊंचाई कितनी है 6, हल करेंगे तो हो गए 3 5 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बाकी इसके और भी सवाल जो है हम, जो चैप्टर हमारा खत्म होगा तो उसके बाद हम एक एक करके PYQ से प्रश्न निकाल के सीट जो भी त्रिभुज सीटेट या यूपीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं क्षेत्रमिति से सवाल, उनका टॉपिक वाइज हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो ये हमारे हो गए त्रिभुज वाले टॉपिक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चतुर्भुज क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, चतुर्भुज। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्भुज अर्थात जिसमें 4 भुजाएं हों। चतुर्भुज अर्थात जिसमें क्या हो, 4 भुजाएं हों। त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब है ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 1 2 3 और 4। ठीक, और कैसी आकृति हो, ये बंद आकृति हो। बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक, चतुर्भुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार में, एक प्रकार हमारा आ जाता है वर्ग। एक हमारा क्या आ जाता है चतुर्भुज के प्रकार में, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब। एक हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये कुछ हमारे चतुर्भुज के प्रकार हैं, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज आदि। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। पहला हम प्रकार क्या देखते हैं, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग हमारा जो है क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज का प्रकार। वर्ग का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग किसे कहते हैं, चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं वर्ग। ठीक, साथ ही साथ चारों कोण 90 अंश के हो। चारों कोण कितने अंश के हो, 90 अंश को। तो किसी भी आकृति को या किसी भी चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला चाहिए कि चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो। दूसरा जो है कि चारों कोण जो है वो 90 अंश के हो। चारों कोण कितने अंश के हो, 90 अंश के हो। अगर ये आकृति देखें तो ये आकृति भी यहाँ पे देखें, अगर इस आकृति को देखें तो ये भी हमारा जो है, इसमें भी चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इसमें भी चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन चारों कोणों का मान जो है वो 90 अंश नहीं है। यहाँ पे ये कोण 90 अंश से ज्यादा है, जबकि ये कोण 90 अंश से कम है। तो वर्ग होने के लिए क्या चाहिए कि चारों कोणों का मान 90 अंश होना चाहिए और चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। अगर हम वर्ग का परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप देखें तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। ये ए बी सी डी, तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा की कितनी लंबाई है, उसका स्क्वायर। इसमें विकर्ण की बात करें तो ये दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, दो किनारों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो वर्ग के विकर्ण का मान होता है, वर्ग के विकर्ण का मान होता है √2 इंटू भुजा। वर्ग के विकर्ण का मान कितना होता है, √2 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जबकि विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ठीक, इसके बाद अगर हम आयत की बात करें, दूसरा हमारा प्रकार कौन सा है, आयत।
आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण जो हो वो 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि क्या हो, आमने सामने की भुजाएं, दो कंडीशन कौन सी, पहला है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, भुजाएं क्या हो, समान हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। ठीक, तो इस प्रकार की आकृति को क्या हम बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसमें जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है या जो लंबी वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं लंबाई, और जो छोटी वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। ठीक, तो ये हमारा कौन सी आकृति हो गई, इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं आयत। आयत का परिमाप अगर देखें तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। दो भुजाओं, यहाँ पे हमारा चतुर्भुज को मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए डी को मिलाने वाली रेखा ये हमारी क्या होगी, विकर्ण होगी। इसी प्रकार से ए सी को मिलाने वाली रेखा ये भी हमारी क्या होगी, विकर्ण होगी। तो आयत में अगर हमें विकर्ण का मान निकालना है तो विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर अर्थात जो लंबी वाली भुजा है उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा आयत के। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। इसके बाद अगला चतुर्भुज हम देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं समलंब। अगला क्या है हमारा, तीसरा प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें, ठीक, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं में से एक युग्म, एक पेयर समांतर हो, एक युग्म एक पेयर क्या हो, समांतर हो। जैसे समांतर का मतलब होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो, बराबर हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो, बराबर हो, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ये रेखा और ये रेखा दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और ये दोनों रेखाएं अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो ये आपस में कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि जिसमें एक युग्म हमारे क्या हो, समांतर हो, जबकि दूसरे समांतर ना हो। तो यहाँ पे देखें, ये मान लेते हैं अगर ए बी सी डी, तो ए डी जो है वो हमारा समांतर है बी सी के, ए डी हमारा समांतर है बी सी के। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल आमने सामने की भुजाओं में एक युग्म या एक पेयर ही हमारा क्या हो, समांतर हो। ठीक, तो इसमें अगर देखें, अगर हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर इसका हमें परिमाप निकालना है तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं का योग। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं यहाँ पे देखें तो समांतर भुजाएं हैं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, तो हो जाएगा 1/2 गुणे ए डी प्लस बी सी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर हम ए से जो है एक लंबवत रेखा खींच दें बी सी पे, मान लेते हैं ये हमारा ए ई है, तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग अर्थात ए डी प्लस बी गुणे ए ई अर्थात ऊंचाई। ठीक, इसमें
ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक, इसके बाद एक प्रकार हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे वर्ग में बताया था आपको, जो ये वर्ग जिसमें कोण हमारा 90 अंश है, ऐसे ही एक हमारा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन कोण हमारे 90 अंश के नहीं होते। ठीक, तो ऐसी ही आकृति हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। चौथा प्रकार हमारा क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, लेकिन कोण जो हो समकोण ना हो। लिख लेंगे। तो समचतुर्भुज क्या है? सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, लेकिन कोई भी कोण जो हो वो 90 अंश का ना हो। 90 अंश का ना हो। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, लेकिन कोई भी कोण जो है वो 90 अंश का ना हो। कोण जब 90 अंश का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक, तो समचतुर्भुज का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर तो हो, लेकिन कोण जो है वो बराबर ना हो। समचतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें जो है ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर सी डी के, बराबर डी ए के। चारों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। और कोण ए हमारा बराबर होगा कोण सी के, ये कोण हमारा बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी हमारा बराबर होगा कोण डी के, अर्थात कोण बी और कोण डी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, इसमें अगर हम विकर्ण देखें तो इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। एक विकर्ण ये, एक विकर्ण हमारा ये। पहला विकर्ण कौन से विकर्ण हो गए? इसमें इसमें दो विकर्ण हो गए। एक विकर्ण हमारा हो गया AC और दूसरा हो गया हमारा BD। ठीक, अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज विकर्ण हमने क्या बताया? दो विकर्ण है AC और BD। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, अर्थात AC इंटू BD। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? समचतुर्भुज का फॉर्मूला। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें विकर्ण दिया हो और हमें निकालनी है भुजा, किस समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो, इसके विकर्ण का मान दिया हो और हमें निकालना हो भुजा, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है अंडर रूट 1/2 अंडर रूट भुजा सॉरी विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण 1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर, अर्थात दोनों विकर्णों के स्क्वायर का अंडर रूट। तो समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो तो 1/2 अंडर रूट विकर्ण हमारा क्या था? AC का स्क्वायर प्लस BD था। ये हमारा क्या है? BD है। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई समचतुर्भुज की भुजा का मान। तो ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज की भुजा, विकर्णों का गुणनफल। ठीक, इसके बाद एक प्रकार हमारा और बचता है जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी भुजाएं जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो और बराबर हो, अर्थात समान हो। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब है ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो और लंबाई में आपस में क्या हो? बराबर हो। ये मान लेते हैं हमारा ABCD एक चतुर्भुज है, तो AD हमारा समांतर है BC के और AD हमारा बराबर है BC के। ये हमारा समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक, ऐसे ही AB हमारा समांतर है CD के और AB हमारा बराबर है CD के। इसका मतलब है
कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। अगर ये कोण 90 अंश का हो जाए, यही कोण हमारा क्या हो जाए, 90 अंश का हो जाए, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, परिमाप तो हम जानते हैं वही होगा, चारों भुजाओं का योग। विकर्ण भी इसमें दो होंगे, एक होगा बी डी, दूसरा हो जाएगा ए सी। क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार देखें तो आधार हमारा मान लेते हैं BC है, और ऊंचाई देखें तो ऊंचाई का मतलब है दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर हम A से BC पर लंब डाल दें, मान लेते हैं हमारा हो गया AE, तब ये हमारा हो जाएगा AE, अर्थात क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार BC गुणे लंब, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई AE। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक, तो ये थे हमारे आज के जो टॉपिक दो। हमने दो आकृतियां पढ़ी हैं, एक पढ़ा हमने त्रिभुज, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। इसके बाद हमने देखा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे अगले क्लास में, उसमें देखेंगे वृत्त देखेंगे, घन और घनाभ देखेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके सवालों को देखेंगे जो यूपी टेट या सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।